लिट्टा वैली स्कूल पटना के कक्षा 8 के ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इस द्वितीय पाठ में हम लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ। आइए इस पाठ के व्याख्यान भाग 6 की शुरुआत करते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, आजकल सब काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब हम यहाँ इस पाठ में देख रहे हैं कि निहारता, निहारता शब्द आया है जिसका अर्थ है देखता, अतीत अर्थात बीता हुआ, स्मृति पटल अर्थात मस्तिष्क, जोतना का अर्थ है मिट्टी को भुरभुरा एवं मुलायम करना। यहाँ अतीत के चित्र उतारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है बीती बातें याद करने का प्रयास करना। नाजुक का अर्थ है कोमल। आइए अब इस पाठ को समझें। लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर गया तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान भी न दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियाँ कहीं नहीं टिक पाती हैं। अचानक उसे खांसी होने लगी। आइए आगे पढ़ते हैं। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यहाँ शरीर ढल चुकना मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यंत कमज़ोर होना। भांप लेना मुहावरे का अर्थ है अनुमान लगा लेना। फसली अर्थात होता है मौसमी।
व्यथा का अर्थ होता है पीड़ा। मुखातिब अर्थात देखकर बात करना। आइए अब पाठ को समझें। बदलू को खांसते देखकर लेखक को कुछ आशंका हुई तो बदलू ने कहा, उसे दमा नहीं बल्कि फसली खांसी है, अर्थात मौसमी खांसी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक ने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने ही लोगों का रोजगार छिन गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जब लेखक ने उससे आम की फसल की बात की, तब बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा। लेखक के मना करने पर बोला कि भला आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। अब इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ इस पाठांश में हमने देखा कि डलिया शब्द का प्रयोग है। डलिया का अर्थ होता है छोटी टोकरी। अंजुली अर्थात अंजुली कहते हैं दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर पात्र जैसा बनाना। ठिठकना का अर्थ है रुकना। फबना अर्थात शोभा देना। 1 आना बराबर होता है 6 पैसे के। यहाँ हाथ कटना मुहावरे का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है रोजगार विहीन होना। आइए अब इन पंक्तियों के अर्थ समझें। बदलू की बेटी रज्जो जब लेखक के लिए डलिया में आम लेकर आई तो लेखक की नज़र उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियों पर पड़ी। तब बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा 10 आना ही दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। इस पाठ के साथ मैंने कुछ शब्दार्थ संलग्न किया है जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। लेखक ने पाठ में मुहावरे का प्रयोग बड़ी कुशलता पूर्वक किया है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा काफ़ी प्रभावशाली और रुचिकर बन गई है। आइए अब एक बार जल्दी से पाठ का सारांश जानें। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया।
उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका, आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय को 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई। उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों सा कमजोर नहीं है। वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसी के साथ लाख की चूड़ियां नामक यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।